नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिहार जीके बाई विवेक सर्वे भैया। सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे, सभी को हर हर महादेव। जल्दी से एक बार सारे बच्चे बता देंगे आवाज़ मेरी प्रॉपर आप तक पहुंच रही है, किसी भी बच्चे को कोई समस्या कोई परेशानी प्रीवियस क्लास तक नहीं है जी। चलिए जल्दी से बताएंगे। हाँ, खट्टी टॉफी, शिव कुमार, पंकज गुप्ता, जितेंद्र पासवान, प्रीति पटेल, अंजलि सिंह, विपिन राज, दीपक पांडे, रुबीना शर्मा, प्रियांशु कुमारी, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे, सभी को हर हर महादेव। जल्दी से एक बार सारे बच्चे बता देंगे आवाज मेरी प्रॉपर आप तक पहुंच रही है। चलिए बिना डिले किए, क्योंकि पहले ही डिले हो चुका है, ठीक है, 10 मिनट पहले ही डिले हो चुका है, तो हम बिना डिले किए अब प्रारंभ करते हैं आपका ये प्रस्तावना का चैप्टर, ठीक है ना। हाँ चलिए ये बात करेंगे हम मात्र 199 रुपए में आचार्य बैच आपको मिल रहा है। इसमें बिहार जीके हम बिल्कुल शुरू से पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? बिहार जीके पढ़ाएंगे और पॉलिटी पढ़ाएंगे भैया, बिल्कुल शुरू से, ठीक ना। इसके लिए आपको क्या करना है, 7870169858 पे कॉल कर लेना है, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। प्ले स्टोर पे जाना है, कैवल्या द विजडम एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, वहां से क्लासेस मिल जाएगी आपकी, ठीक है ना। हाँ, ये हिस्ट्री स्पेशल बैच है जो मात्र 199 रुपए में मिल रहा है, और ये 2 मई से प्रारंभ होगी क्लासेस। कब प्रारंभ हो चुकी है? 2 और 3 मई की क्लासेस जो है वो आपकी पड़ी हुई है यूट्यूब पे, और आगे की क्लासेस एप्लीकेशन पे चल रही है ये, ठीक है। हाँ, 6 to 10 एनसीईआरटी एससीईआरटी यहां पे कवर किया जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं प्रस्तावना का, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रस्तावना, उद्देश्य प्रस्ताव, बाद में यही क्या बना, प्रस्तावना बना। थोड़ा ध्यान देना है यहां पे, हाँ थोड़ा ध्यान देना है यहां पे, एकदम सावधानी से अच्छे से चीजों को समझते चलना है। सेशन को तो सारे बच्चे पहले शेयर कर लेंगे, हाँ शेयर कर लेंगे, लाइक कर लेंगे और बढ़िया से पढ़ते रहेंगे भैया। सुबह ही इस पे बिहार हिस्ट्री जो है, मॉडर्न बिहार का जो है आपका हिस्ट्री पढ़ाए हैं, और अभी आपका पॉलिटी चल रहा है, ठीक है। हाँ चलिए, उद्देश्य प्रस्ताव, पहला बात कहेगा कि यह प्रस्तावना कहां से लिया गया। प्रस्तावना लिया कहां से गया? जल्दी से एक बार सारे बच्चे बताएंगे प्रस्तावना कहां से। याद रखना है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से प्रस्तावना होना चाहिए हमारे संविधान में। ये कहां से लिया गया? तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट कहता है प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। अब थोड़ा हम बैकग्राउंड में जाते हैं कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था, यानी जो हमारी संविधान सभा थी, उस समक्ष कैसे क्या आया उद्देश्य प्रस्ताव। ध्यान दीजिएगा, होता यह है कि संविधान सभा की जो बैठक चल रही थी उसमें संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। हाँ,
ठीक है, अब देखिए, अब कहता है कि उद्देश्य प्रस्ताव तो प्रस्तुत कर दिया गया, अब इसको स्वीकार कब किया गया, थोड़ा समझिएगा, स्वीकार कब किया गया, हर एक पॉइंट अपने आप में क्वेश्चन है भैया, याद रखिएगा। संविधान सभा ने कब, 22 जनवरी 1947, उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार। उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि संविधान सभा ने भारतीयों को एक संविधान देने के लिए घोषणा कब किया, तो याद रखिएगा कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा संविधान सभा के द्वारा भारतीयों को एक संविधान देने की घोषणा की गई। सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताते चलेंगे, मजा आ रहा नहीं आ रहा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना रहा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा, यह भी बताते चलेंगे। संविधान देने की घोषणा की। इस उद्देश्य प्रस्ताव में याद रखिएगा कि 8 अनुच्छेद थे। कितने? 8 अनुच्छेद थे। हाँ, 8 अनुच्छेद थे। हाँ, जल्दी से बताएंगे कितने? 8 अनुच्छेद थे। क्लियर है? अब चलिए, अब कहता है कि तो प्रस्तावना से क्या क्या चीजें हमको मिलती हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें कि प्रस्तावना से क्या क्या चीजें हमको मिलती हैं, क्या क्या दिया है इसमें, स्टेटमेंट पे भी आएंगे। एक स्टेटमेंट जो है पूछा गया है टीआरई में कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा, राजनीतिक जन्म पत्री है, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसने कहा था। हाँ, चलिए आगे देखिएगा। हाँ, अब कहता है कि प्रस्तावना से हम ये देखते हैं, थोड़ा ध्यान देना है, प्रस्तावना से कि पहला पॉइंट तो इसमें हम ये देखते हैं कि सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है, पहला पॉइंट हम ये देखते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। अब कहता है इसमें अगला पॉइंट हम इसमें यह देखते हैं कि शासन का स्वरूप कैसा है। शासन का स्वरूप कैसा है, अगला पॉइंट हम ये देखते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट हम इसमें क्या देखते हैं भैया, अगला पॉइंट हम इसमें देखते हैं कि जो नागरिक हैं उनको कितने प्रकार की न्याय की बात कही गई है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई, कितने प्रकार की समता की बात कही गई, और कितने प्रकार की भ्रातृत्व या बंधुत्व की बात कही गई। ये कॉन्सेप्ट हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है। हाँ, अगला पॉइंट हम इसमें क्या जानते हैं, प्रस्तावना में हम ये देखते हैं कि संविधान को
अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कब किया गया? तो क्या देखते हैं? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। कब किया गया? पूरे प्रस्तावना से इतना पॉइंट आपका निकल करके आता है। अब जल्दी से एक बार सारे बच्चे बताएंगे कि यहां तक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो सेशन को एक बार शेयर करके लाइक कर लेंगे भैया जल्दी से। तो ये इतना कॉन्सेप्ट आपको यहां से मिलता है। अब जैसे पहला पॉइंट आ रहा है कि सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है, तो याद रखिएगा कि सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित। किसमें निहित है? सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है, क्योंकि पूरे जो संविधान सभा थी वो पूरी जनता यानी पूरे भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। ठीक है, यह कॉन्सेप्ट क्लियर। कहता है शासन का स्वरूप कैसा है? हमारे यहां लोकतंत्र है, हमारे यहां लोकतंत्र है। हमारे यहां क्या है? गणतंत्र है, गणराज्य है भारत, गणतंत्र। हमारे यहां क्या है? हमारे यहां धर्मनिरपेक्षता है, जिसको प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता बोला गया। ये सारी चीजें क्लियर। आगे बढ़े। अब देखिए, अब एक एक करके पॉइंट हमको प्रस्तावना का देखना है। ठीक है, एक एक करके पॉइंट हमको प्रस्तावना का चेक करना है, क्या कहता है। ठीक ना? हाँ, चलिए। तो सबसे पहले तो प्रस्तावना देखिए आप लोग, प्रस्तावना का दीदार कीजिए। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए अगर कि भैया ये प्रस्तावना में जो ये पृष्ठ है, ये पृष्ठों की सजावट किसने की? क्या आंसर देंगे? ये प्रस्तावना के पृष्ठों की सजावट किसने की? तो पहला पॉइंट यहां याद रखिए, किसने? व्यूहर राम मनोहर सिन्हा, व्यूहर राम मनोहर सिन्हा। एक पॉइंट याद रखिएगा, पूरे संविधान के पृष्ठों की सजावट बोलेगा तो वहां पे नंदलाल बोस और व्यूहर राम मनोहर सिन्हा और उनके शांति निकेतन के अन्य साथी, लेकिन केवल प्रस्तावना के पृष्ठों की सजावट बोलेगा तो व्यूहर राम मनोहर सिन्हा लगाइएगा। ठीक ना, याद रखिए। और ये जो लोग जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा कर रहे हैं उनके बारे में हम बता दें कि जो सुलेखक थे, वो कैलीग्राफर जिसको हाथ से संविधान को लिखे थे, वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इंग्लिश संस्करण और बसंत कृष्ण वैद हिंदी संस्करण लिखे थे। ठीक ना? हाँ, तो याद रखिएगा, यह हो गया क्लियर। अब हम एक एक करके पॉइंट पढ़ते हैं। हम भारत के लोग, पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट कहता है हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो संविधान सभा थी हमारी, ये पूरे जनता का प्रतिनिधित्व कर रही थी और सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित था? तो सर्वोच्च सत्ता जो है वो भारतीय जनता में निहित था। सर्वोच्च सत्ता भारतीय जनता में निहित था। हां,
अब देखिए, अब कहता है कि ये कहां से लिया गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो याद रखिएगा यूएनओ के चार्टर से। वी द पीपल ऑफ इंडिया, समझ आया? हाँ। अब कहता है अगला, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसका इंग्लिश क्या होता है, सोवरेनिटी होता है, सोवरेनिटी होता है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसको संप्रभु भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, संप्रभु भी बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका अर्थ क्या है, भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामले में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। याद रखिएगा, भारत अपने आंतरिक तथा बाह्य मामलों में, यानी इंटरनल एंड एक्सटर्नल। हाँ, हाँ, हाँ। आगे देखिए, कहता है भारत अपने आंतरिक तथा बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, चाहे आंतरिक मामला हो, इंटरनल मामला हो या एक्सटर्नल मामला हो। कोई, अब देखिए होता क्या है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि भारत जो है मई 1949 में कॉमनवेल्थ की सदस्यता लिया है। कॉमनवेल्थ क्या है, राष्ट्रमंडल, यानी जो ब्रिटिश उपनिवेश थे पहले, उन सभी देशों का एक संगठन बना हुआ है आपसी सद्भाव एकता को व्यक्त करने के लिए। हालांकि उसमें बहुत ऐसे देश हैं जो कभी ब्रिटिश का उपनिवेश नहीं रहे, ब्रिटेन का, और बहुत ऐसे देश जो कि ब्रिटेन का उपनिवेश है उसमें नहीं है। तो भारत वहां पे स्वेच्छा से है, भारत खुद के जो है स्वेच्छा से, इच्छा से वहां पे है। ऐसा नहीं कि भारत को जबरदस्ती कॉमनवेल्थ का सदस्य बनाया गया, यह विवाद वाला मुद्दा था। जब पॉलिटी उठाइएगा ना, ये पढ़ना है, उसमें साफ साफ लिख दिया, कॉमनवेल्थ में स्वेच्छा से सदस्यता लिया है, कोई फोर्स नहीं किया गया। अब कहता है आगे समाजवादी, अगला पॉइंट, सोशलिज्म। कहता है जो संसाधन होगा या जो उत्पादन का साधन होगा, इसका सब में समान रूप से वितरित होगा। और इंदिरा गांधी जी का वो स्टेटमेंट याद रखिएगा, इंदिरा गांधी जी के द्वारा कहा गया कि सोशलिज्म इज नॉट आइडियोलॉजी इन इंडिया, सोशलिज्म इज पॉलिसी इन इंडिया। जो समाजवाद है ना, वो हमारे यहां विचारधारा नहीं है, आइडियोलॉजी नहीं है। जैसे रूस में समाजवादी विचारधारा ही है, समाजवादी विचारधारा। हमारे यहां क्या है, लोकतांत्रिक समाजवाद है। हमारे यहां नीतियों में, योजनाओं में, पॉलिसियों में दिखती है समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद है हमारे यहां, लोकतांत्रिक समाजवाद है। और लोकतांत्रिक समाजवाद कहने का अर्थ है कि जो सरकारी संसाधन होगा उस पर कुछ गिने चुने लोगों का स्वामित्व नहीं होगा, बल्कि सबका उस पर समान अधिकार होगा और सब में समान रूप से वितरित होगा। याद रखिएगा यहां पे, तो ये लोकतांत्रिक समाजवाद है। अगला पॉइंट क्या कहता है, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, पंथ के मामले में
राज्य क्या रहेगी? तटस्थ रहेगी। क्या रहेगी? तटस्थ, न्यूट्रल रहेगी। क्या रहेगी? न्यूट्रल रहेगी। और राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। रिप्लेस किया गया इस शब्द को धर्मनिरपेक्ष की जगह। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं। ठीक है, हां, यह हो गया। उसके बाद भैया हो गया आपका लोकतांत्रिक। लोकतंत्र और गणराज्य, लोकतंत्र और गणराज्य का बात कर रहा है। लोकतंत्र और गणराज्य का बात कर रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर लोकतंत्र शब्द को देखें, लोक प्लस तंत्र क्या है? लोक प्लस तंत्र। मतलब लोगों का शासन, जनता ही सब कुछ है, जनता ही सब कुछ, जनता ही सब कुछ है। और यहीं पे याद रख लीजिएगा कि अब्राहम लिंकन के द्वारा क्या बोला गया? क्या बोला गया? डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। मतलब कहने का अर्थ है कि अब्राहम लिंकन कहते हैं कि लोकतंत्र लोगों का लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन है। यानी जनता ही सब कुछ है लोकतंत्र में, जनता ही सब कुछ है। अब तेजी में एक बार सारे बच्चे बता देंगे कमेंट सेक्शन में, बाबला क्लियर है एकदम, कोई समस्या। ये डेमोक्रेसी हो गया। अब हम थोड़ा सा रिपब्लिक का बात करें। गणतंत्र क्या है? गणतंत्र क्या है? गणतंत्र, गणतंत्र बोला जाता है उसको, इंग्लिश रिपब्लिक होता है। कहता है कि राज्य प्रमुख निर्वाचित होगा। राज्य प्रमुख निर्वाचित होगा। निर्वाचित कहने का अर्थ क्या है कि द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड, मतलब उसको चुनाव के माध्यम से चुना जाएगा, वंशानुगत नहीं होगा, वंशानुगत नहीं होगा। मतलब हम राजा हैं तो मेरा बेटा राजा नहीं। द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं, भारतीय संविधान में भारत को भी क्या कहा गया? एक राज्य कहा गया। तो अगर द्रौपदी मुर्मू जी अगर राष्ट्रपति हैं तो वो उसके बाद ये नहीं कह देंगे कि भैया मेरे बाद मेरा भतीजा आ जाएगा, मेरा भांजा आ जाएगा, मेरा बेटा आ जाएगा। नहीं, फिर से इलेक्शन होगा। तो राज्य प्रमुख वही है ना। तो कहता है राज्य प्रमुख निर्वाचित होगा, वंशानुगत नहीं। वंशानुगत नहीं होगा। अब आते हैं न्याय की तरफ। कितने प्रकार का न्याय का बात कहा गया हमारे संविधान के प्रस्तावना में, जल्दी से बताएंगे। हाँ, अगर हम बात करें कि न्याय, तीन प्रकार का न्याय, तीन प्रकार का सामाजिक, सामाजिक,
आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक रूप से सभी को न्याय मिलेगा, समाज में कोई ऊपर नीचे का बात नहीं। आर्थिक रूप से सभी समान समझे जाएंगे, लोकतांत्रिक समाजवाद पहले बता चुके हैं। राजनीतिक न्याय होगा, यानी सबको जो है मतदान देने का अधिकार होगा बिना किसी भेदभाव के। सबको जो है भारतीय नागरिक जो है उनको बिना किसी भेदभाव के चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो ये राजनीतिक में अपना जो है वो विकास करें, यानी राजनीति में पार्टिसिपेट करें, इसमें भी न्याय देखा जाएगा। ठीक है ना? हाँ। और ये कहां से लिया गया? तो यहां पे याद रखना है, रूस की क्रांति से। कहां से लिया गया? ये रशियन रिवॉल्यूशन से, रूस की क्रांति से ये कॉन्सेप्ट लिया गया। ठीक है? हां। अब दूसरी तरफ कहता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। कितने? 5 प्रकार का। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। लिखिएगा। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 1 2 3 4 5। अपने विचार को प्रकट कीजिए, स्वतंत्रता, अपनी अभिव्यक्ति स्पष्ट कीजिए आप। ठीक है? आप किसी भी चीज में विश्वास कीजिए, आप किसी धर्म को मानिए, आप जो है किसी भी इष्ट के प्रति अपनी उपासना प्रकट कीजिए। आपको यह स्वतंत्रता है 5 प्रकार का। अगला पॉइंट कहता है न्याय हो गया, स्वतंत्रता, समता। आपकी स्टेटस का, आपकी अपॉर्चुनिटी का, यानी प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर का बात करता है। ठीक है? जल्दी से एक बार सारे बच्चे, क्लियर मामला? अगला पॉइंट अब कहता है भ्रातृत्व या बंधुत्व, फ्रेटर्निटी। एक जगह बंधुत्व का बात किया गया। यादव पूजा, अच्छा ऐसा बात है। हाँ ठीक है। हाँ तो ये क्या हो गया? अगर आप पूछे कि स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व ये कहां से लिया गया, तो चुपचाप एकदम ये लाइन करके ऐसे और साफ साफ लिख देना है कि फ्रांस की क्रांति से। क्योंकि ये क्वेश्चन बना हुआ है, याद रखिएगा, ये रूस की क्रांति से ये क्वेश्चन भी बना हुआ है। न्याय का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया? ठीक ना? स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया, इसको भी याद रखिएगा। यह फ्रांस की क्रांति से ली गई है। कहां से? फ्रांस की क्रांति से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। ठीक ना? इसको याद रखना है। चलिए अब प्रस्तावना क्या कहता है? अब प्रस्तावना को ध्यान से देखिएगा तो यह कहता है, यहां तक तो हम पढ़ लिए। ठीक है? आज तारीख 26 नवंबर 1949, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यही कह रहा है ना? तो चलिए आइए, कहता है कि हमारा संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया? यह अंगीकृत
अधिनियमित और आत्मार्पित। यानी अधिनियमित कर दिया गया, यानी इसी दिन बोल दिया संविधान सभा के द्वारा लागू करने का बात हुई। हालांकि 16 अनुच्छेद ही लागू हुआ, 16 अनुच्छेद ही लागू हुआ, क्योंकि 1929 में लाहौर अधिवेशन में क्या बोले थे जवाहरलाल नेहरू कि भैया अगले साल 1930 से हम लोग 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। पहली बार स्वतंत्रता दिवस 1930 26 जनवरी 1930 को मनाई गई। तो इसी डेट को याद रखने के लिए क्या किया गया, क्योंकि भारत आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, लेकिन 26 जनवरी का डेट तो याद रखना था। इसके लिए संविधान बनकर के तैयार होने के बावजूद भी लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। तो अधिनियमित, अंगीकृत, आत्मार्पित का बात करता है, यहां साफ साफ कह दिए कि 26 नवंबर 1949 को। इस दिन संविधान बनकर के तैयार हो गया था हमारा और 16 अनुच्छेद लागू हो गया। संविधान बनकर तैयार था और 16 अनुच्छेद लागू। सेशन एक बार सारे बच्चे शेयर कर देंगे भैया, सारे बच्चे सेशन को एक बार शेयर कर लेंगे, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अंगीकृत मतलब कहने का अर्थ है कि हम इसको स्वीकार कर रहे हैं, अधिनियमित मतलब हम इसको लागू कर रहे हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक ना। हाँ, अब देखिए, अब आगे क्या कहता है कि इसमें एक पॉइंट आप पढ़े, मिति मार्ग शीर्ष सप्तमी। क्या लिखा है देख रहे हैं, साफ साफ यहां पे जो लिखा है कि मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी। क्या? मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी। संवत 2006 विक्रमी। हाँ, ठीक है। हाँ, कितना लोग प्रस्तावना पढ़ाता है ना, ये वाला बतिया स्किप कर देगा। क्या करेगा? स्किप कर देगा। क्या कहेगा? स्किप कर देगा। हाँ, अब कहता है इसको स्किप करके आगे बढ़ जाए। बच्चा भी इसको हल्के में ले लेता है, हल्के में नहीं लेना है। उठा के एक बार सवाल अगर पूछ दिया जाए इससे तो मामला यहीं पे टें कर दोगे। कर दोगे कि नहीं कर दोगे बताओ। तो मार्गशीर्ष का अर्थ क्या हुआ? मार्गशीर्ष का अर्थ हुआ अगहन। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन। यह होता है ना हिंदी से महीना। हाँ, यादव पूजा नंबर एगो देख लीजिए। दो तरीका, एक तो प्ले स्टोर पे जाकर के कैवल्या द विजडम एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, या जिस बच्चे को भी बैच परचेज करना है वो क्या करेगा, इस नंबर पे संपर्क कर लेगा। (7870169858) इस नंबर पे। हाँ, अब देखिए, अगहन माह है और कोई भी हिंदी का महीना देखिएगा ना तो एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है, एक अंधरिया, एक इंजोरिया बोला जाता है। 15 दिन आपको क्या रहता है?
15 दिन इंजोरिया और 15 दिन अंधेरिया, अंधेरा रहता है। तो यहां पे अगहन माह है और अगहन माह का ही कौन सा है, कृष्ण पक्ष नहीं, शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष है, ठीक है। हां, और दूसरी तरफ क्या कहता है कि संवत 2006 विक्रमी, विक्रम संवत अगर हम देखें तो विक्रम संवत क्या है, 57 ईसा पूर्व वाला है। तो ये 57 साल क्या है, 57 साल आगे चलता है। तो विक्रम संवत जो है वो सन ईसवी से 57 वर्ष आगे होता है, 57 वर्ष आगे होता है। अब 57 वर्ष में देखिए 1949 कह रहा है ना, अब इस 1949 में आप जोड़िए जरा 57, 1949 में 57 को जोड़िए, कितना होगा, 9 7 16, 5 4 9 1 10, 9 1 10, 2006। तो विक्रम संवत जो सन ईसवी, जैसे अभी कितना है, अभी है 2025, और आपको विक्रम संवत में अगर निकालना है तो इसमें 57 को जोड़ दीजिए, तो 7 5 12, 5 2 7 1 8 और 2 0, यानी विक्रम संवत से अभी 2082 चल रहा है, विक्रम संवत से अभी 2082 चल रहा है। सिंपल सा समझो अर्थ, कि 57 वर्ष, 2025 है ना, अगर हमको पूछेगा कोई कि भैया विक्रम संवत कितना है अभी, 2025 में 57 जोड़ दिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ, आप 2025 में 57 जोड़ दीजिए, 2082 निकल जाएगा। थोड़ा कम समझ आया, सुन लो बतिया पहले। तो कोई सन ईसवी अगर बोले, वो बोले कि भैया हमको बता दो विक्रम संवत कितना होगा, तो उसमें 57 जोड़ देना। हाँ, ठीक है। हाँ, तेजी में एक बार समझ आया ना, तो 57 साल। तो वैसे ही सन ईस्वी में जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो 1949 था, लेकिन विक्रम संवत में उसको 82 आगे जोड़ 57 जोड़ दिया गया, तो 57 जोड़ करके वो विक्रम संवत से 2006 बता दिया गया नीचे, ठीक ना, कि मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, विक्रम संवत में ये आपका 2006 है और है 1949 सन ईस्वी में। समझ आया सबको? तेजी में एक बार सारे बच्चे, कॉन्सेप्ट क्लियर यहां तक ना? ये प्रस्तावना का सार था। अब प्रस्तावना से संबंधित आपका जो सवाल पूछा जाता है उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा। आ जाना और पॉलिटी ऐसे ही नॉर्मल पढ़ा करके चल जाना और फिर ये बोल देना कि भाई उतना ही पढ़ाया जा रहा है जितना क्वेश्चन आता है। हम कभी ये बात नहीं बोलते हैं, हम कभी ये बात नहीं बोलते हैं कि उतना ही पढ़ाया जा रहा है जितना सवाल में आएगा, क्योंकि हम आयोग नहीं हैं, हम आयोग नहीं हैं, ठीक है। हाँ, अगर नहीं आता है हमको, हम बोल दे खुल करके कि भैया नहीं आता है, इस चलते हम इतना ही पढ़ा रहे हैं, बात खत्म। लेकिन ये बोलना कि इतना ही आता है एग्जाम में, हम इतना ही पढ़ा रहे हैं, औचित्य नहीं है इसका। समझ रहे बात को ना? हाँ, सिलेबस में अगर भारतीय संविधान लिखा है तो कहीं से कोई कॉन्सेप्ट उठा के पूछ देगा, याद रखिएगा। समझ रहे बात को? हाँ, तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो इस चलते लोगों को पहले पढ़ करके आना जरूरी है, पढ़ाने से पहले पढ़ करके आइए फिर पढ़ाइए। अरे भैया बस सिंपल सा बात है। हाँ, सिंपल सा एक बात सुनो, जैसे 2025 है ना, कोई बोलेगा विक्रम संवत में बताओ, तो विक्रम संवत में डायरेक्ट बोल देना कि 2025 में 57 जोड़ दो। 57 जैसे ही जोड़ेंगे विक्रम संवत आ जाएगा, यानी 57 साल आगे विक्रम संवत चलता है। एक बात याद रखिएगा। हाँ हाँ, ठीक ना? चलिए। अब देखिए, अब हम प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात करेंगे। यहां पे महत्वपूर्ण तथ्य,
विवाद हुआ, बेरुवारी केस आया। बेरुवारी बंगाल का एक हिस्सा है। बंगाल के उस हिस्से में केस एक दिन हम समझा देंगे सारा, ओवरऑल एक बार सुन लीजिए। बंगाल के उस क्या हुआ उस मामले में कि बेरुवारी को जो है रेड क्लिफ जो आई थी भारत पाकिस्तान सीमांकन करने, वो रेड क्लिफ ये नहीं बोली कि बेरुवारी किस में है, भारत में है या पाकिस्तान में है। पाकिस्तान दावा कर दिया कि बेरुवारी हमारा है। अब क्या होता है कि उधर फिरोज शाह नून है प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, दोनों के बीच में समझौता हुआ। फिरोज ये आपका नेहरू नून समझौता। बोला गया नॉर्दर्न पार्ट तुम ले लो, सदर्न पार्ट हम ले लेते हैं। बोले ठीक है। बेरुवारी के 12,000 लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तत्कालीन राष्ट्रपति के पास लेटर लिखते हैं कि हमको पाकिस्तान में नहीं जाना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अनुच्छेद 143 का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जो है वो सुप्रीम कोर्ट से जो है क्या मांगते हैं, सलाह मांगते हैं। भाई बताओ बेरुवारी पे क्या है संविधान से संबंधित तथ्य। अब ये जो मामला न्यायालय में गया तो वहां पे पता ही क्या बोला गया कि भाई संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का जो तुम सवाल कर रहे हो ना कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजन जो है भारत स्वयं ले सकता है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, ले लेगा। तो एक सिंपल बात कह दें कि बेरुवारी यूनियनवाद में साफ साफ कह दिया गया बेरुवारी यूनियनवाद 1960 में क्या कहा गया? कहा गया कि तुम लोग जो सोवरेनिटी का बात करके कर रहे हो ना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग नहीं है, जाओ मामला खत्म करो। फिर बोला गया कि भैया आर्टिकल 1 जो है उसका क्लोज 3 एक बात कहता है कि भारतीय संसद किसी क्षेत्र को अक्वायर कर सकती है, किसी क्षेत्र अपने भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को दे नहीं सकती। फिर विवाद गहराया, फिर विवाद यह गहराया कि तो क्या अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक भाग 1 में जो है क्या उसके तहत यह बात है कि अगर भारतीय भूभाग किसी अन्य देश को देना है तो अनुच्छेद 4 का पालन किया जाएगा? बोला गया नहीं, उसके लिए संविधान संशोधन होगा और फिर संविधान संशोधन उसके तहत होता है, तब भारतीय भूभाग किसी अन्य देश को दिया जाता है। एक बात याद रखिएगा, जैसे बांग्लादेश के साथ भी हुआ है। तो ये बेरुवारी यूनियनवाद जो आपका 1960 सही से लिख देना तो कहेगा कि मास्टर गलत लिखा है। इसमें क्या कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग नहीं है, वो संविधान निर्माताओं का प्रेरणा स्रोत था, एक आकांक्षा था, इस चलते उस बात पे मत जाओ। तो साफ साफ कह दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं। साफ बोल दिया गया। हाँ चलिए, ये ज्यादा देर का क्लास ना है, रुबीना शर्मा, ज्यादा देर का ही क्लास ना चलता है, प्रस्तावना ज्यादा देर का क्लास ना है, लेकिन कॉन्सेप्ट मेन में अभी बचा है। अब आया मेन केस, पूरे पॉलिटी का सबसे बेहतरीन केस, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत जिसमें दिया गया। बेरुवारी से आगे बढ़कर के जाइएगा 1973 में जाइए, केशवानंद भारती। बोले गया बेटा सुनो, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और इसमें इसके आधारभूत ढांचे को छोड़ करके संसद इसमें संशोधन कर सकती है, बोल दिया गया। तो इसमें क्या बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। 24 अप्रैल 1973 का मामला। हाँ,
अब देखिए, अब कहता है कि भैया बात ऐसा है कि संसद जो है इसके आधारभूत ढांचे को छोड़कर इसमें संशोधन कर सकते हैं। हां, संशोधन कर सकते हैं। अब जब हरी झंडी मिल गया, हां, आकाश यादव टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शुरू करेंगे हम, परेशान नहीं होना है बाबू। हर समस्या का समाधान हम लेकर के चले हैं, थोड़ा सा सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है, सुने हैं ना। थोड़ा एक बार सेशन को शेयर कर लीजिए, सेशन को एक बार शेयर कर लीजिए भैया। चलिए, अब क्या किया गया, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, संविधान को इसमें प्रस्तावना में संशोधन किया गया। प्रस्तावना में संशोधन किया गया, 3 शब्द जोड़ा गया। कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया, जल्दी से एक बार सारे बच्चे बता देंगे। हाँ, जल्दी से। 3 शब्द जो जोड़ा गया वो इसमें जोड़ा गया, क्या क्या भैया, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। हो गया ये। अब प्रस्तावना से संबंधित थोड़ा महत्वपूर्ण तथ्य जो आपका आता है, यानी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, आपस में बातचीत नहीं करना होता है। अब क्या है, सारे बच्चे एक बार बता देंगे। गुरु मामला क्लियर चल रहा है ना, ऐसा तो ना कि कोई सोच रहा है कि गुरु जी पढ़ा कर रहे हैं, कुछ समझ ही ना रहा, चल का रहा है, ऐसा कोई बच्चा जल्दी से बता देंगे। ऐसा कोई बच्चा जो कह रहा हो गुरु जी समझ ही ना रहा, कह रहे हैं नहीं ना। चलिए देखिएगा, कहता है कि संविधान की आत्मा प्रस्तावना को क्या बोला गया,
प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय पत्र है, आइडेंटिटी है। पूरे प्रस्तावना, पूरे संविधान को मत पढ़िए, केवल आप प्रस्तावना को पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे किस प्रकार का शासन का स्वरूप है, ठीक ना, किस तरह का शासन है, जनता को क्या क्या स्वतंत्रता दी गई है, किस प्रकार की समता है, ये सब कुछ बात कर देता है, ठीक ना। हाँ, उसके बाद कहा गया कि प्रस्तावना को ये बोला गया, उसके बाद प्रस्तावना को क्या बोला गया, ध्यान दीजिएगा, ये सारा स्टेटमेंट प्रस्तावना के बारे में। संविधान का आत्मा संविधान की बोली गई, यह एम हिदायतुल्लाह के द्वारा भी आत्मा बोला गया था। हालांकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान के हृदय एवं आत्मा बोले हैं आर्टिकल 32 को, ठीक ना। हाँ, अगला पॉइंट कहता है आभूषण, संविधान का आभूषण, ठीक है। हाँ, उसके बाद राजनीतिक जन्म पत्री, राजनीतिक जन्म पत्री या जन्म कुंडली, संविधान का मूल नोट, कहीं से स्टेटमेंट बना देगा, कहीं से स्टेटमेंट बना देगा और आप सोचते रहेंगे कि क्या कह रहा है। इसी चलते हर एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। हाँ, कहता है संविधान का परिचय पत्र नान भाई आरदेसियर पालकी वाला इन ए पालकी वाला, नान भाई आरदेसियर पालकी वाला इनका पूरा नाम है, लिख देते हैं ब्रैकेट में। आरदेसियर इसका स्क्रीन पूरा लिख लेंगे, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, नान भाई आरदेसियर पालकी वाला, क्यों? क्योंकि इनका ही नाम आप फिर सुनेंगे कहाँ, 1973 के आपका जो केशवानंद भारती वाद है उसमें भी। संविधान की आत्मा कौन बोला? फिर वही बात शुरू मजबूरी में किए थे। लेकिन अब मजा आ रहा है, मजा आप लोग को भी आ रहा होगा, सही चल रहा है ना सब कुछ। हाँ, संविधान का आभूषण, हैं ठाकुरदास भार्गव। राजनीतिक जन्म पत्री, के मुंशी, ये पूछा गया क्वेश्चन है। हाँ, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना। हाँ, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना। हाँ, अब उसके बाद संविधान का मूल नोट अर्नस्ट ब्रेकर, अर्नस्ट ब्रेकर। जल्दी से एक बार सारे बच्चे भैया जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लेंगे
अब आगे बढ़ेंगे। जल्दी से ले लिए, आगे बढ़ें। आगे बढ़ें। अर्नस्ट ब्रेकर लिखा है, अर्नस्ट ब्रेकर लिखा है। चलिए एक स्टेटमेंट और, एक स्टेटमेंट और, एक स्टेटमेंट यह है, संविधान अगर शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है। संविधान अगर शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है। बिना आत्मा के शरीर रहेगा? नहीं। उद्देशिका आधारशिला है, उद्देशिका आधारशिला है जिस पे संविधान जैसी अट्टालिका है। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा है? हाँ जल्दी से बताइएगा। हाँ गजब पोस्टमार्टम करते हैं सर पॉलिटी का, दीपक पांडे। अरे अभी पूरा पॉलिटी बचा है, समझ गए? अभी एक एक चैप्टर करके पॉलिटी का लाएंगे, एक एक चैप्टर करके पॉलिटी का लाएंगे और हर एक चैप्टर का एक बेहतर तरीके से पोस्टमार्टम किया जाएगा। तो यह स्टेटमेंट जो है ये किसका था? तो याद रखिएगा यह कथन किसका? सुभाष कश्यप का। जैसे डीडी बसु है ना, जैसे लक्ष्मीकांत है, ऐसे ही सुभाष कश्यप है, ठीक है ना? हाँ इनका भी बुक चलता है मार्केट में संविधान का। तो ये सुभाष कश्यप के बारे में याद रखना है। अब देखिए एक दो क्वेश्चन प्रस्तावना से और बनता है, एक दो क्वेश्चन जो बनता है उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक दो क्वेश्चन ये बनता है कि प्रस्तावना की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, पहला पॉइंट। इसका अर्थ क्या हुआ? प्रस्तावना की प्रकृति, हाँ प्रस्तावना की प्रकृति न्याय योग्य नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि न्यायालय प्रस्तावना के आधार पर किसी मामले में निर्णय नहीं दे सकते।
किसी मामले में निर्णय नहीं देते। हाँ, अब जल्दी से एक बार। हाँ, तो न्यायालय करें इसमें संशोधन तो संसद करेगा। रुबीना शर्मा कुछ पढ़ रहे हैं। हाँ, याद रखिएगा। तो ये केवल इसके शब्दों के आधार पे न्यायालय निर्णय नहीं देगी, ठीक ना। उम्मीद है अच्छा लगा होगा क्लास। सारे बच्चे सेशन को लाइक शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। कल से 4 बजे जीके जीएस करेंट अफेयर्स की क्लास चलेगी आपकी, यही यूट्यूब पे, इसी चैनल पे। बाकी क्लासेस एप्लीकेशन पे चल रही है। इसी वीक से, यानी जो मंडे आ रहा है, इसी वीक से हम यूट्यूब पे और भी क्लासेस प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक ना। तो उम्मीद है अच्छा ही लगेगा आप लोग को। मिलते हैं आपसे, फिर से मिलते हैं हम आपका अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।